नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। आज जिस के मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर 2 इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको ध्यान देना है किस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। और अगर आपके पास डेस्क वर्क हो तो सामने डेस्क वर्क रख लो ताकि मैं चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है शॉक थेरेपी से रिलेटेड। ठीक है, तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे अच्छे तरीके से। जो पहला क्वेश्चन है वो है शॉक थेरेपी किस संस्था के द्वारा जारी या संस्था के द्वारा दिया गया था। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, किस संस्था के द्वारा दिया गया था। इसमें चार ऑप्शन है, UNO, ठीक है, UNFSO और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसमें आंसर होगा वो है विश्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट्रेट संधि किस संगठन के आधार है, किस मतलब इसके द्वारा किस संगठन को बनाया गया था। ठीक है, गेट बना नहीं, ये तो WTO का है। ठीक है, ये दोनों तो हो नहीं है। नाप्टा ये है नहीं, तो बचा कौन, यूरोपीय संघ, फरवरी 1992 में हुई थी। नेक्स्ट याद, साप्टा क्या है, साप्टा। ठीक है, फिर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये किससे जुड़ा हुआ है, सार्क से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004। याद रखेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष कहाँ हुए थे। ठीक है, तो कुवैत में नहीं, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में। आपको तो इतना सा याद रखना, अफ्रीका के सहारा मरुस्थलीय देशों में। ठीक है, इससे आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट, मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण किस प्रभाव का, ठीक है, मैकडोनाल्डीकरण ये वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत है। ठीक है, राजनीतिक नहीं है ये, वैधानिक नहीं है ये, ठीक है, और आर्थिक नहीं है। कौन सा है, सांस्कृतिक। कौन सा है, सांस्कृतिक। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सही क्रम बताइए। मतलब वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाली बात करेंगे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को। तो सुरक्षा के खतरे, ठीक है, ये नहीं है। युद्ध को बढ़ावा देता है, नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियाँ, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या है, औद्योगिक विकास। किसको बढ़ावा देता है, औद्योगिक विकास को। 2 जून 2014 को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नया बनाया गया था। ठीक है, तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ये कब कब बनाया गया था, सन 2000 में। ठीक है, तीनों। खुली प्रतिस्पर्धा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, खुली प्रतिस्पर्धा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली विचारधारा। तो इसमें कौन सी है, इसमें आपको दिख रहा होगा, मोटा मोटा आइडिया याद आ रहा होगा, दक्षिणपंथी, राइटिस्ट। ठीक है, और दूसरी दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या है, मेन फोकस किस पे था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मेन फोकस था तेज गति से संरचनात्मक बदलाव, तेज गति से संरचनात्मक बदलाव। ठीक है, और भारतीय विदेश नीति के जनक कौन थे। तो सीधा सीधा आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया। ठीक है, 1950 इसका आंसर। कई किताबों में 1954 भी लिखा हुआ है। ठीक है, और कई बच्चों ने डेस्क वर्क में 1950 भी किया और 1954 भी किया है। इसका रियल आंसर तो 1950 ही माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन सा है या कौन कर सकता है आपातकाल की घोषणा। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति, आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। कोई से भी आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल दे रखा है भारतीय संविधान में। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल दे रखा है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन दे रखा है, और वित्तीय आपातकाल दे रखा है। इन सब तीनों की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा संशोधन पारित हुआ था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 का कब समाप्त हुआ था। जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 धारा 370 को हटा दिया गया था 5 अगस्त 2019 को। ठीक है। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था, ताशकंद समझौते के दौरान हुआ था उनका निधन, तो ताशकंद समझौता, ताशकंद में। शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किसने किया था। शेख अब्दुल्ला के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किसने संभाला था, उत्तराधिकारी कौन था, फारूक अब्दुल्ला। कौन थे, फारूक अब्दुल्ला। नेक्स्ट, निर्बल और अस्थिर, निर्बल मीन्स कमजोर, अस्थिर शासन जिस प्रणाली का दोष है, दोष की मीन्स कमी है। ठीक है, तो किस प्रणाली की कमी है, तो आपको याद है कि बहुदलीय। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक से अधिक दल मिलते हैं तो गठबंधन सरकार बनती है, गठबंधन सरकार में सरकार गिरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है।
इसलिए अस्थिर बोला। भारत में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि सेकंड ओबीसी वाला या वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है। बीपी मंडल आयोग की सिफारिश को आपको याद आ रहा है, ठीक है, वीपी सिंह सरकार ने जारी किया था 1989 में, ठीक है, लागू किया था। ठीक है। नेक्स्ट 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस ने कितने समझौते किए थे? 80 समझौते किए थे। कितने किए थे? 80 समझौते। नेक्स्ट खालिस्तान भारत लूकिस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। कौन सा देश आता है इसके अंतर्गत? ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता है बांग्लादेश। कौन सा देश आता है? बांग्लादेश। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव आम सभा से सुरक्षा परिषद किससे होता है? सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक का गठन कहाँ हुआ था? तो आपको 2004 में होता और कहाँ हुई थी? मुंबई में। थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। खालिस्तान पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर या उद्योगों पर बल दिया गया था। ठीक है। पहली में बल दिया गया था आपकी कृषि पर सर्वाधिक। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट खालिस्तान मुकदमे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान एक बुनियादी ढांचा है यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कौन सा था? केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, या विवाद दोनों बोल सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो को जहाँ भी दिक्कत आए एक बार बेक करके देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट भारत में दक्षिणी कोरियाई प्रौद्योगिकी के किस्से में ब्रांडों का उल्लेख कीजिए। दक्षिणी कोरियाई ब्रांडों का उल्लेख कीजिए। तो मोटा मोटा याद कर लो, एक तो LG और एक सैमसंग। ठीक है, ये दोनों ब्रांड कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। इसके अलावा बहुत सारे आपको दो याद रखने हैं। यूरोपीय संघ के विदेशी और रक्षा मामलों में सीमित क्यों है? रीज़न इसका बताना है, एक कारण बताना है। तो एक कारण क्या है कि यूरोपीय संघ की विदेशी और रक्षा मामलों में वो एक दूसरे के खिलाफ है, अर्थात उनके मामले एक दूसरे के क्या है? खिलाफ है। अलग अलग देशों की नीतियाँ और क्षमताएं अलग अलग है, इसलिए वो एक विदेशी मामले और रक्षा मामलों में वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? खिलाफ। नेक्स्ट लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? ये जस्ट ऊपर हो रखा है हमारा क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर एक से अधिक देश लिख देंगे। तो पहला लिखेंगे बांग्लादेश, ठीक है, दूसरा लिखेंगे म्यांमार और तीसरा लिख देंगे आसियान के प्रमुख देश। अगर लिखना चाहो तो ये दो भी लिख के आ जाओगे तब भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दक्षिणी एशियाई देशों की जनता ने किस प्रकार की शासन प्रणाली को वरीयता दी है? इनमें तो अधिकतर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। आपको ये तो रटने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है इन देशों में ज़्यादातर। ठीक है, मैं ज़्यादातर बोल रहा हूँ, वर्ड की लिमिट ध्यान रखिए, वर्ड में क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट यूनेस्को का पूरा नाम लिखिए। तो यूनेस्को का पूरा नाम आपको याद आ रहा होगा, कोशिश कीजिए। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, या एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है। भारतीय दलीय व्यवस्था की एक विशेषता बताइए कि भारत में गठबंधन व्यवस्था होती है या बहुदलीय व्यवस्था होती है? भारत में दलों के मध्य विभिन्न हित होते हैं, यानी कि अलग अलग हित के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो भारत में कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। अब बहुदलीय व्यवस्था होगी तो अलग अलग पार्टीज के अलग अलग मत होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट तीनों आम चुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो पहले आम चुनाव में मिली 360, दूसरे आम चुनाव में मिली 371 और तीसरे आम चुनाव में मिली 361। याद रखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, एक तरफा इसलिए कहा जाता है कि कांग्रेस का 1967 तक एक तरफा रास्ता, यानी कि वन पार्टी डोमिनेंस। दूसरी ओर दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो इसको तो कोई नहीं भूलेगा, PC महालनोबिस। ठीक है, 9-20। क्लियर हुआ। नेक्स्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 बार पूछ लिया, फिर पूछ रहा है। ठीक है, तीव्र गति से संरचनात्मक बदलाव,
आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल डेंगा किस दल के नेता है? तो याद करो, पढ़ाया था आपको। तो इसमें आंसर है मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट। नेक्स्ट है, वैचारिक प्रतिबद्धता से क्या आशय है? वैचारिक प्रतिबद्धता से क्या आशय? किताब के हिसाब से बात करूंगा मैं यहाँ पे। पहले, राजनीतिक दलों का आर्थिक तथा राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो जाना। ठीक है, राजनीतिक दलों का आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता हो जाना। ठीक है, मतलब सिंपल बात बोलूँ, जनता को लुभाना है पार्टियां अपनी अपनी तरफ। वो कैसे लुभाती है, वो पार्टी के ऊपर है, चाहे आर्थिक रूप से लुभाए, चाहे अपनी आइडियोलॉजी के द्वारा बनाए। विचारधारा का मतलब आइडियोलॉजी किस तरह से खिंचाव रखती है। ठीक है, नेक्स्ट, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में किस विरोधी जनसमूह ने समर्थन दिया था? तो विरोधी जनसमूह ने दिया था, दो ही थे। ठीक है, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार दो पार्टियों के समर्थन से बनी थी। एक तो वाम मोर्चा थी, ठीक है, एक भाजपा थी। इन दोनों के समर्थन से पहली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 में बनी थी। क्लियर हो गया क्या? आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों हुई? यानी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था रुक क्यों गई? कॉमन सेंस लगाना है कि आपको यहाँ सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरोध हो जाना, यानी कि मैं यहाँ सोच सकता हूँ कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गिरावट क्या हुई। ठीक है, उसका वृद्धि कैसे रुक गई? तो ध्यान देंगे, पहली बात तो आपको याद आ रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ याद आ रही है कि मिखाइल गोर्बाचेव ज़्यादातर उन्होंने परमाणु हथियारों पर खर्चा किया था। पहला, दिमाग लगाओ। दूसरा, उन्होंने सैनिक साजो सामान पर पैसा खर्च किया था। ठीक है, सैनिक साजो सामान पर पैसा खर्च किया था। इसके साथ ही उसने एक और काम किया था, पूरी यूरोप के देशों का विकास। ठीक है, उस पर पैसा लगा दिया था पूरा, इन तीन चीज़ों पर पूरा पैसा लगा दिया था। इसलिए आंतरिक रूप से यूरोप की अर्थव्यवस्था क्या होने लग गई? कमज़ोर। ठीक है, इस वजह से उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? गतिरोध। मैं फिर 3 पॉइंट बोल रहा हूँ। सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया? पूरी तरीके से परमाणु हथियारों, सैनिक साजो सामान तथा पूरी यूरोप के देशों के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया। इस वजह से यूरोप की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं कमजोर होना शुरू हो गई और इस वजह से उनकी अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई। नेक्स्ट है देवस्थान। नाम में छुपा है देवस्थान है देवता के स्थान। ढंग से समझो, प्राचीन काल में क्या होता था? प्रकृति की भी पूजा होती थी, यानी कि पेड़ पौधों की भी पूजा होती थी। ठीक है, और इसे ही वर्तमान में क्या नाम दिया गया है? ठीक है, इसे ही वर्तमान में अभी अभी भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? पावन वन प्रांतर। पावन वन प्रांतर। ठीक है, धार्मिक कारणों की वजह से, यानी कि मान्यताओं की वजह से प्रकृति की पूजा का चलन था पहले, जैसे खेजड़ी की पूजा, आंवले की पूजा वगैरह। ठीक है, और इसी प्रकार से वनों की कटाई पर क्या होती है? रोक। वनों की कटाई पर रोक होती है। और क्यों रोक होती है? क्योंकि हम मानते हैं उन वनों में देवताओं का स्थान या पुण्यवास माना गया है। ठीक है, उनमें क्या माना गया है? देवता का वास माना गया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के क्या कारण थे? यानी कि सरकारें लगातार नहीं चलने के पीछे क्या कारण था? 2 कारण लिखने हैं। ठीक है, पहला, कॉमन सेंस लगाओ कि 4 कारण पढ़ाए थे आपको। सेना, वहाँ पर सेना, ठीक है, धर्मगुरु और भूस्वामियों भूस्वामियों द्वारा या भूस्वामियों का क्या था? दबदबा। क्या था? दबदबा। ठीक है, और वो इनका सेना समर्थन हो जाने की वजह से यहाँ पर लोकतंत्र अस्थायी रहता था। दूसरा हम कर सकते हैं कि अन्य देश पाकिस्तान में अपने स्वार्थ के हिसाब से इनका क्या करते थे? समर्थन। क्लियर हो गया? तीसरा, ये आतंकवादी गतिविधियों जैसी चीज़ों को बढ़ावा देते थे, एक वजह ये भी है। क्लियर हो गया? सेना का समर्थन वगैरह। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, साझी संपदा संसाधन किसे कहते हैं? पहले इसकी परिभाषा दो 1 नंबर में। दूसरा, सुरक्षा के उपाय बताना है 1 नंबर में। साझी संपदा, जिन संसाधनों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी समुदाय के द्वारा किया जाए, अर्थात सार्वजनिक हो। ठीक है, वैश्विक स्तर पर उनका सभी प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इन्हें वैश्विक संपदा की साझी विरासत भी कहा गया है। दूसरा नाम क्या गया है?
वैश्विक, ठीक है, वैश्विक विरासत की साझी संपदा, इसका दूसरा नाम ये है, ठीक है। और पहला, अब ये तो हो गया हमारा 1%। इसी में दूसरा पर्सन था सुरक्षा के उपाय। इस सुरक्षा के उपाय का मतलब क्या है, कॉमन सेंस लगाना है इस सवाल में। इसका मतलब है ये विश्व के साझी संपदा जो संसाधन है, इनकी हमें इनका हमें क्या करना चाहिए, सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बच सके। जनता को जागरूक करना चाहिए इन संसाधनों के बारे में। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या सवाल पूछ रहा है कि कांग्रेस की सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त एक विवेचना कीजिए। इस शब्द को पकड़ो आप। इसका मतलब है, इसको दो भागों में देखो। पहला, कांग्रेस सभी विचारधाराओं का क्या करता था, स्वागत, यानी इसके अंतर्गत रहने वाले सभी दल, सभी सदस्य सभी वर्गों से थे, ठीक है, सभी वर्गों से थे। क्लियर हो गया, एक वजह यह है। दूसरा वजह क्या है, ठीक है, इसमें सभी विचारधाराओं वो को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है, सभी विचारधाराओं को क्या दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था। जैसे चाहे मान लो गर्म दल हो, चाहे नरम दल हो, रेडिकल हो, क्रांतिकारी हो, सभी विचारधाराओं को क्या गया था, बढ़ावा दिया गया था, स्वागत था। इसलिए इसे सामाजिक व विचारात्मक गठबंधन के रूप में जाना गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, चौथे आम चुनाव में कांग्रेस दल की प्रमुख समस्या क्या थी। तो चौथे आम चुनाव में समस्या दो लिखनी है। कितनी लिखनी है, दो। पहला, देश उस टाइम किससे गुजर रहा था, आर्थिक संकट से। उस टाइम किससे गुजर रहा था, आर्थिक संकट से गुजरा था, ठीक है। और आर्थिक संकट से गुजरा था तो उस टाइम ही विपक्षी दल सारे के सारे क्या हो गए थे, एकजुट। एकजुट हो गए थे। और उन्होंने क्या नारा लगाया था, गैर कांग्रेसवाद का। क्या नारा लगाया था, गैर कांग्रेसवाद का नारा लगाया उन्होंने। और इसी चीज़ को हम आगे देखेंगे। दूसरी चुनौती थी कांग्रेस के सामने कि कांग्रेस के अंदर ही गुट बन रहे थे, यानी कि आंतरिक चुनौती थी कांग्रेस के अंदर। क्लियर हो गया, ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू के बाद में उत्तराधिकारी के रूप में चुनौती। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती का परीक्षण कीजिए। इसको ढंग से समझिए। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना, तो कौन बना, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की भी अचानक से मृत्यु हो गई। फिर कांग्रेस के सामने चुनौती आ गई। तो फिर कांग्रेस ने क्या किया, एक गुप्त मतदान के माध्यम से एक गुप्त मतदान करवाया, जिसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को 2/3 बहुमत से क्या कर दिया, पराजित। ठीक है, ये पूरी स्टोरी आप लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार आंदोलन क्यों हुआ। तो बिहार आंदोलन आपको मोटा मोटा याद है 1974 में, ठीक है, जेपी नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जेपी नारायण ने किया था। ठीक है, जेपी नारायण ने 1975 में भी बिहार आंदोलन को संबोधित करते हुए बिहार आंदोलन के उद्देश्य का क्या कहा था कि समाज में व्यक्ति के सभी पक्षों में से क्रांतिकारी लाना जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम, इसी में उन्होंने दूसरा एक वर्ड और यूज़ किया था जिसे कहा गया था संपूर्ण क्रांति। ये भी किसने कहा था, ये भी किसने दिया था, जेपी नारायण ने। थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, एक नंबर यहाँ हो गया। इनकी भावनाओं किस प्रकार ठेस पहुंची है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में, ठीक है, अमृतसर कहाँ हुआ था, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुआ था। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन था उस टाइम, इंदिरा गांधी। ठीक है, इन्होंने किया था। और इस कार्रवाई को दुनिया भर के सिखों ने अपने धार्मिक विश्वास पर क्या माना गया था, हमला। हो गया पूरा आंसर। नेक्स्ट, भारत में वामपंथी व दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों की विचारधारा में कोई दो अंतर बताइए। दो अंतर इजीली हो रहे हैं। ठीक है, दो अंतर बता देते हैं। पहला, ठीक है, वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट एक तरह के राइटिस्ट कर देते हैं। दक्षिणपंथी लेफ्टिस्ट क्या करते हैं, ये धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन पर बल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जबकि दक्षिणपंथी क्या करते हैं, भारतीय संस्कृति को बल देते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हैं, उदारीकरण को बढ़ावा देते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, दूसरा अंतर, ये सार्वजनिक क्षेत्र पर बल देते हैं। ठीक है, जबकि ये निजी
क्षेत्र पे बोल देते हैं। हो गए दो अंतर, ठीक है। नेक्स्ट दीर्घकालीन सवाल, 3-3 नंबर के सवाल है, 4 सवाल पूछेगा, ठीक है। आगे करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया राष्ट्रों ने आसियान का निर्माण की पहल क्यों की? इजी सवाल है, ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। भाई आसियान का निर्माण क्यों किया, क्या कारण थे, क्यों करना पड़ा, जरूरत क्या थी, आवश्यकता क्या थी? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है हमारे सामने कि जापानी और यूरोपीय उपनिवेशवाद, जापानी प्लस यूरोपीय उपनिवेशवाद, जापानी प्लस यूरोपीय उपनिवेशवाद का विरोध करने हेतु, पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, इनका विरोध करने हेतु। दूसरा पॉइंट है कि सदस्य देशों के बीच में आर्थिक विकास करने के लिए, यानी कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच में आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। तीसरा हम लिख देंगे, तीसरा जो लिखेंगे वो लिखेंगे गुटों से दूरी। गुट कौन से? महाशक्तियों से दूरी हेतु, उनसे दूर रहना चाहते थे और सेल्फ अपना खुद का विकास करने के लिए, ठीक है। चौथी बात हम लिख सकते हैं, एक दूसरे देशों के मध्य, छोटे देश एक दूसरे के मध्य सहयोग और समन्वय बढ़ाना चाहते थे, इसलिए दक्षिणी एशियाई पूर्वी राष्ट्रों ने आसियान का निर्माण किया। क्या मेरी बात यहाँ से हो रही है? पाँच पॉइंट और है जो याद कर सकते हो कॉमन सेंस से, कि गुट निरपेक्षता, जिसे नाम के नाम से नाम को पूरी तरह से सफलता नहीं मिली, इसलिए सारे देश एक साथ आए और उन्होंने आसियान नामक संगठन की स्थापना करी। ये पॉइंट आप लिख सकते हो इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है जापान की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये भी इजी है, मैं आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आप लिख सकते हो, इजी है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पहला है जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में हमें लिखना है, तो 3 पॉइंट याद रखो जापान की अर्थव्यवस्था के बारे में। पहली बात तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जापान की अर्थव्यवस्था का कैसा विकास हुआ? तीव्र विकास हुआ, बहुत तेज़ी से विकास हुआ इस अर्थव्यवस्था का, ठीक है। और तेज़ी से विकास करने के लिए इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग लिया, ठीक है, और उनके क्या बना? सदस्य बने। इस वजह से इनको सहयोग मिला और इनका तीव्र विकास हो पाया। दूसरी बात क्या है, 2017 तक जापान की अर्थव्यवस्था, 2017 तक जापान की अर्थव्यवस्था से तीसरी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, वर्तमान में पांचवी। और तीसरा जो कारण है आपको याद रखना है, यूएनओ के बजट में, ठीक है, जापान हमेशा कितना परसेंट योगदान देता आ रहा है? 10% योगदान दे रहा है। क्या हमारी बातें समझ में आ गई? तीसरी बात है जापान की सैन्य क्षमता के हिसाब से, जापान विश्व में अपनी सैन्य क्षमता के हिसाब से कौन से स्थान रखता है? सातवां स्थान रखता है। तो इस प्रकार से इन 4 पॉइंटों को आप याद रखेंगे। मैं आई होप कि आपको समझा पा रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादातर आप इस सवाल पे ज़्यादा रिलायबल होंगे इस सवाल की तुलना में, ठीक है। और इससे ज़्यादा आप चीन की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के संदर्भ में रियो की घोषणा में क्या कहा गया है? ये नोट्सों में दे रखा है, आपको नोट्सों से करना है ये चीज़, ठीक है। और ये कब आया था? आपको याद है प्रतिष्ठित सम्मेलन हुआ था जून 1992 में। कब हुआ था प्रतिष्ठित सम्मेलन? जून 1992 में, ठीक है, रियो डी ब्राज़ील, ठीक है। उसमें ये सिद्धांत को दिया था और कहा था कि धरती के पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता, बहाली व सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश यानी कि अलग अन्य देश विश्व बंधुता की भावनाओं को आपस में सहयोग करेंगे, मतलब एक दूसरे की सहायता करेंगे अखंडता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्यावरण की परिस्थिति की, ठीक है। और पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान भी अलग अलग होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसलिए इसको साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ, मतलब एक साथ आएंगे लेकिन सबकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ होंगी पर्यावरण को लेकर काम करने की। क्या मैं यहाँ तक समझा पा रहा हूँ? ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है हमें, और वो बोल रहा है कि आजकल नैसर्गिक घटनाएं इनका अध्ययन भूगोल की जगह राजनीतिक विषय में सामग्री बनता जा रहा है। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल नैसर्गिक घटनाएं और उनका अध्ययन भूगोल की जगह राजनीतिक विज्ञान का विषय सामग्री बनता जा रहा है। संक्षेप में समझाइए, सवाल की अंडरस्टैंडिंग बनाओ पहले क्या कहना चाह रहा है। वो बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो उनकी पढ़ाई तो हम भूगोल में करते हैं, लेकिन वर्तमान के हिसाब से वो विषय धीरे धीरे पॉलिटिकल का विषय बन गए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूँ, पर्यावरण का टॉपिक, इन्वायरमेंट टॉपिक भूगोल से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि इसको राजनीति में काउंट कर रहे हैं। कैसे? हाउ? देखो, ढंग से समझने की कोशिश करो। अगर एक से अधिक देश पर्यावरण को लेकर चिंतित है, परेशान है, और वो उस पर्यावरण की चिंता को लेकर वो सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, अगर
अन्य विभिन्न देशों की सरकारें पर्यावरण को लेकर चिंता है और उस मसले पर चर्चा करना चाह रहे हैं, अर्थात अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी देश नुकसान कर रहा है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुद्दा किसका बन गया? पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। पॉलिटिकल मुद्दा होते ही गवर्नमेंट का मुद्दा बन गया। ठीक है, अब एक बार मैं आपको किताब की लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड अच्छे से बने। पहला, ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण के नुकसान से जुड़े मसलों की चर्चा तथा उन पर अंकुश रखने के लिए विभिन्न देशों को सरकारी कदम उठाती है, तो इन मसलों की परिणति इस अर्थ में राजनीतिक हो जाती है। मतलब ये मुद्दा धीरे धीरे क्या बन जाएगा? अभी राजनीतिक। ठीक है, इन मामलों में अधिकांश देश ऐसे हैं जिनका समाधान किसी एक देश की सरकारें अकेले दम पर नहीं कर सकती है। इनका समाधान करने के लिए एक से अधिक सरकारें साथ में आएगी और उनका समाधान करेगी। इसलिए पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हो। आई होप कि समझ में आया गया होगा। इसी प्रकार से आप जलवायु परिवर्तन को मुद्दा बना सकते, पॉइंट आउट कर सकते। एक तो हो गया पर्यावरण, ठीक है, एक हो गया जलवायु परिवर्तन, तीसरा हो गया ग्रीन हाउस गैसें। ये सारे के सारे जोग्राफिकल इशू हैं, बट इनको हम अगर गवर्नमेंट इनका सॉल्यूशन करेगी, अन्य देशों के राष्ट्र इनका सॉल्यूशन करेंगे तो वो पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा। पॉलिटिकल मुद्दा होते ही ये जो लाइन लिखी हुई है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने है वैश्वीकरण की अवधारणा को समझाइए या स्पष्ट कीजिए 3 नंबर में। यानी कि वैश्वीकरण की परिभाषा को हमें 3 नंबर में करना है। तो पहली बात तो वैश्वीकरण को नॉर्मल एक अर्थ लिया जाता है, इसका मतलब होता है फ्लो यानी कि बुनियादी प्रवाह। ठीक है, बुनियादी प्रवाह का मतलब होता है किसी वस्तु, विचार या व्यापार आवाजाही का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या प्रवाह होना। यानी कि मतलब हो गया विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में इनको पहुंचना। ठीक है, अर्थात पूंजी का एक से ज़्यादा देशों में जाना प्रवाह कहलाएगा, वस्तु का एक से ज़्यादा देशों में प्रवाह होना। ठीक है, या व्यापार है बेहतर आजीविका की तलाश में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाता है। क्लियर हो गया? इसी को डिस्क्राइब कराया उन्होंने बड़े तौर पर, इसकी परिभाषा को। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम करने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण को परिभाषा कीजिए और वैश्वीकरण में किस प्रकार सांस्कृतिक समरूपता लेकर आता है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले बोला है कि आर्थिक वैश्वीकरण की डेफिनेशन देना है, तो आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के एक से अधिक देशों के मध्य आर्थिक प्रवाह होना। ये क्या कहलाता है? आर्थिक वैश्वीकरण। ठीक है, जैसे व्यापार में वृद्धि होना, पूंजी का निवेश का बढ़ना, वस्तु और सेवाओं के प्रवाह का बढ़ना, ये सब आर्थिक वैश्वीकरण का पार्ट हो गया। फिर नीचे पूछा है सांस्कृतिक समरूपता, इसके बारे में पूछा है आपको, इसके बारे में लिखना है। दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि विश्व के संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पश्चिमी संस्कृति लाद दी गई है। यानी कि विश्व के अन्य देश अब वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, यानी कि पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। वैश्वीकरण में राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभुत्व वाली संस्कृति कम ताकतवर वाली समाजों पर छाप छोड़ती है। ठीक है, और संसार वैसा ही दिखाई देता है जैसा ताकतवर संस्कृति से बनाना चाहती है। जैसे मैं बोलूँ आपको एक सांस्कृतिक का लौकिकीकरण, इसका मतलब होता है कि गरीब देश या छोटे देश या निम्न देश, ठीक है, वो क्या करते हैं? बड़े देशों की बराबरी करने की कोशिश करते हैं। अगर छोटे देश बड़े देशों की बराबरी करने की कोशिश करते हैं उसके सांस्कृतिक का लौकिकीकरण कहा जाता है। यानी कि बड़े देश भी चाहते हैं कि छोटे देश हमारी संस्कृति को फॉलो करें। ठीक है, उदाहरण के लिए दुनिया में मैकडोनाल्डीकरण होने के रूप दिया गया है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में विदेशी संबंध परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया। भारत की विदेश संबंधों ने किन परिस्थितियों, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया गया है? यानी कि कौन से टाइम में भारत की विदेशी संबंधों को बढ़ावा मिला है, बनना शुरू हुए थे, उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी परिस्थितियाँ थी? तो पहला ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जब उस टाइम भारत नया नया आज़ाद हुआ था तो दुनिया उस टाइम तबाही से निकली थी बाहर, और भारत के सामने था कि भारत का अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। भारत को एक ये था कि भारत को बनाया कैसे जाए, उसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, ये सामने चुनौती थी। दूसरा, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनना ही क्या हो रही थी, शुरू नई नई संस्थाएं बन रही थी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है, तीसरा है उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद ही दुनिया के नक्शे में नए नए देश सामने आ रहे थे, मतलब नए नए देश स्वतंत्र हो रहे थे। ठीक है, तीसरा कि विदेश नीति तैयार करना, भारत जैसे आजाद हुआ तो भारत के सामने चुनौती थी कि भारत की एक नई स्वतंत्र विदेश नीति तैयार कैसे करें। क्लियर हो गया? आ जाओ नेक्स्ट, भारत और चीन के मध्य युद्ध होने की क्या कारण है? 3 कारण लिख सकते हैं, वैसे बहुत सारे हैं लेकिन 3 कारण लिख सकते हैं। पहला है तिब्बत का प्रश्न, तिब्बत की समस्या। पहला कौन सी है? तिब्बत की समस्या। दूसरा है, ठीक है, सीमा विवाद, ठीक है, या मानचित्र को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है जो सीमा विवाद के अलावा मानचित्र, हम मानचित्र कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपको आते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ, बस मेरा काम है पॉइंट आपको याद करवाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इनमें क्वेश्चन कर लेते हैं, अब बड़े बड़े रहे हैं तो उनको देख लेते हैं एक बार।
विश्व स्तर पर असमानता से किस प्रकार खतरे उत्पन्न हो रहे हैं? ठीक है, विश्व स्तर पर असमानता की वजह से खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, विश्व स्तर में असमानता का मतलब क्या हुआ? असमानता किन देशों में होगी? गरीब देशों में होगी, निर्बल देशों में होगी, अस्थिर देशों में होगी, और ज़्यादातर कौन से देशों में होगी? ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो असमानता किसको बढ़ावा देगी? अमीरी और गरीबी को। तो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। विश्व स्तर पर अमीरी और गरीबी की असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिण गोलार्ध के देशों से अलग रखती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में असमानता अलग है, दक्षिण गोलार्ध में अलग है। दक्षिण गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी हुई है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में असमानता ज़्यादा है, मतलब शोषण ज़्यादा है। ठीक है, जैसे अफ्रीका के देशों में। यहाँ कुछ देशों ने आबादी के स्तर को काबू कर आय को बढ़ाने में असफलता प्राप्त की है, लेकिन बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए। कुछ देश का तो विकास हो गया, कुछ देशों का विकास नहीं हुआ। जिन देशों का विकास नहीं हुआ वहाँ पर असमानता बनी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया मेरी बात? इसलिए एक एग्जाम्पल दिया सारा मरुस्थल। ठीक है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े सशस्त्र संघर्ष की वजह से उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाया, आज भी असमानता का, ठीक है, वहाँ पर उदाहरण देखा जा सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया के देशों और विकसित विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरे में अंतर क्या है? तो देख लेते हैं कारण कौन कौन से खतरे, अंतर क्या है देख लेते हैं। जहाँ विकसित देशों के लोगों को केवल भारी खतरे की आशंका रहती है, मतलब बड़े देश होते हैं विकासशील, जिनको तो क्या डर रहेगा भाई, आंतरिक तो विकास हो रखा होता है, तो आंतरिक झड़प नहीं होती है, उनको डर रहता है बाहरी देशों के आक्रमण से। क्लियर हो गया? इस सारणी बना के कर लेते हैं। पहला एक तरफ लिख लेते हैं विकसित कंट्री। ठीक है, विकसित कंट्री में खतरा कहाँ से रहता है? उन्हें केवल बाहरी खतरा रहेगा। कौन सा खतरा रहेगा? केवल बाहरी खतरा। ठीक है, लेकिन जो तीसरी दुनिया के देश है उन्हें बाहरी खतरे के साथ साथ आंतरिक खतरा भी होगा। कौन सा खतरा होगा? आंतरिक खतरा भी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्लियर हो गया लोगों? नेक्स्ट दूसरी बात है कि तीसरी दुनिया के लोगों में पर्यावरण को लेकर असंतुलन बना, यानी कि पर्यावरण चिंता रहेगी। तीसरे देशों में मध्य किसकी चिंता रहेगी? पर्यावरण चिंता। ठीक है, जबकि तीसरी दुनिया के देशों में विकसित देशों में तो पर्यावरण को लेकर चिंता रहेगी, तीसरी दुनिया के देशों में किसकी चिंता रहेगी? ठीक है, किसकी चिंता रहेगी? सोच के देखो, जस्ट ए सेकेंड, आई एम सॉरी, मैंने पॉइंट दूसरा बोल दिया। ठीक है, तीसरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर भी असंतुलन बना रहता है। पर्यावरण को लेकर क्या रहता है? असंतुलन, यानी कि पर्यावरण चिंताएं ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट, आतंकवाद की घटनाएं भी तीसरी दुनिया में ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि इनमें आतंकवाद घटनाएं कम होगी और इनमें ज़्यादा होगी, क्योंकि ये गरीब देश हैं ज़्यादातर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, इनमें मानवाधिकारों का उल्लंघन ज़्यादा होगा। तीसरी दुनिया के देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन क्या होगा? ज़्यादा, जबकि इनमें कम होगा। आई होप कि समझ पा रहे हो। ठीक है, इन देशों में शरणार्थियों की समस्या भी ज़्यादा होगी, इनमें कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम करते हैं, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी है? 3 चुनौतियाँ आपको याद आ रही होगी। पहली है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती। कौन सी है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता। राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है, दूसरी चुनौती है लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की। तीसरी चुनौती है आर्थिक विकास की। ये ऑलरेडी आप अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, इनके बारे में नहीं समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है? आज ये एक तो यहाँ हो गया, एक ठीक है, 3 नंबर तो यहाँ हो गया, 1 नंबर यहाँ बढ़ दिया उन्होंने। आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कौन कौन सी चुनौतियाँ थी, उनको मुख्य अंतर बताइए। हम अंतर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं पश्चिमी, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं पूर्वी। ठीक है, अंतर देखते हैं। पहला क्या बोला है? पूर्वी देशों में कौन सी समस्या थी? पूर्वी क्षेत्रों में कौन सी समस्या थी? सॉरी, भाषाई समस्या थी। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रों में कौन सी समस्या थी? भाषाई समस्या। जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में कौन सी समस्या थी? धार्मिक समस्या थी, जातिवाद समस्या थी। सेकंड, विकास, दूसरी समस्या थी पश्चिमी देशों में विकास की चुनौती थी, और पूर्वी देशों में भाषाई और आर्थिक विकास की थी। आपको याद हो गया होगा, आई होप कि याद हो गया होगा। नेक्स्ट, आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ? हैदराबाद का विलय। ये नोट्स में दे रखा है, आपको नोट्सों से करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, 2-2 नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे सामने, वो है मानचित्र। ठीक है, वैसे तो दे नहीं रखा था, लेकिन अब इसमें अपन देशों में मानचित्र आया है तो हमें भरना ही पड़ेगा। हमें ध्यान देना है, पहला क्या पूछा है? रोमानिया। पहला कौन सा पूछा है? रोमानिया। ठीक है, दूसरा पूछा है हंगरी। क्या पूछा है? हंगरी। ठीक है, तीसरा पूछा है युगोस्लाविया। ठीक है, कौन सा पूछा है? युगोस्लाविया। ठीक है, और नेक्स्ट पूछा है म्यांमार। ठीक है, क्या पूछा है? म्यांमार।
4 नंबर मिल जाएंगे आपको ऐसे। इसी प्रकार से हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं। तो आपको ध्यान देना है चीज़ों को कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मेन चीज़ें क्या है। आपको बस रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सोल्व करवा रहे हैं, ठीक है। आपको तो कुछ नहीं करना, डेस्क को सामने रखे और उनको रिवाइज करना है ताकि मॉडल पेपर हमारा टाइम पे हो जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जितने भी आपके भाई बंधु शेयर करो दबा के, ठीक है। नए वीडियो में जल्दी मिलेंगी, तब तक के लिए बाय बाय।